अब अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है ये है सेल। सेल की स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो ये सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसमें देखो अपने कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। वो पहला चैप्टर जो है वो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका आधार है जीवन का। सेकंड जो चैप्टर इसमें आता है वो आता है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। जो भी कोशिका में जितने भी अणु होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डीएनए, आरएनए, इनके बारे में ये वाला चैप्टर बायोमोलिक्यूल इनके बारे में है। चैप्टर जो थर्ड आता है वो आता है कि एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अभी इनका थोड़ा आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, सेल साइकिल और सेल डिवीजन वगैरह, ये थोड़ा सा आपको सेल के बारे में, प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता है। आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद अपन देखेंगे बायोमोलिक्यूल, उसके बाद देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये वाला जो चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें देखो मैंने चैप्टर स्टार्ट करा, चैप्टर 7 द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब लाइफ की बात चल गई और द लगा दिया कि ये यूनिट है। इसका मतलब लाइफ जो एग्जिस्ट करती है, लाइफ जो बनती है, उसके लिए क्या जरूरी है? सेल। इसका मतलब एक अपने लिविंग है और एक अपने नॉन लिविंग है। मतलब एक सजीव है और दूसरे क्या है? निर्जीव है। ये सजीव और ये क्या हो गए? निर्जीव। तो इसका मतलब जो लाइफ है वो मतलब जो लिविंग है, उसका मतलब उसके लिए कौन जिम्मेदार है भैया? सेल, कोशिका जिम्मेदार है। ये कोशिका जिम्मेदार है इनके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, ये जो जी रहे हैं। और नॉन लिविंग इसका मतलब नहीं है। तो ये जो कोशिका की जब अपन बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ लाइफ जो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म सजीव है उसके पास क्या है? सेल है। इसका मतलब सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ, आधारभूत है, फंडामेंटल है, आधारभूत है। मतलब इसके बिना जो कहानी है आगे नहीं चल सकती। लाइफ का फंडामेंटल कौन है? कोशिका है। अब यार हो सकता है किसी के पास एक ही कोशिका हो और वो जीवन चला रहा हो, और हो सकता है किसी के पास खूब सारी कोशिकाएं हों और वो भी जीवन चला रहा है। जैसे एक कोशिका, जैसे आपने अमीबा वगैरह पढ़ा है, एक कोशिका 10th क्लास तक आपने पढ़ाई है, तो इनको बोलते हैं एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। और इनको बोलते हैं बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर। इसका मतलब ये वो वाले जीव जिनमें एक ही कोशिका होती है वो हो गए यूनिसेलुलर। देखो आपको जो इंग्लिश टर्म्स हैं वो अभी से आदत डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आगे जो डॉक्टर बनने के लिए जितनी डिग्रीज होती हैं वो सारी इंग्लिश में होती हैं। इसलिए आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका से ज्यादा, मल्टीसेलुलर। अब देखो कोशिका और इसका लाइफ अपन ने बोल दिया कि ये फंडामेंटल है। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका की क्या क्या चीजें हैं जो चीजें इसको लाइफ को बनाए रखती है। तो देखो अब जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक सेल जो है उसको
कब ऑर्गेनिज्म कहते हैं अपन, एक सेल को कब ऑर्गेनिज्म कहते हैं? जैसे मैंने बोला कि ये वाली एक सेल, इसको ऑर्गेनिज्म कब कहेंगे? एक सेल अमीबा ऑर्गेनिज्म है, तो इसको ऑर्गेनिज्म कब कहेंगे, जीव कब कहेंगे? इसका मतलब यदि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब ये जो कोशिका है ये स्वतंत्र अस्तित्व है इसका, ये स्वतंत्र अस्तित्व है इसका, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है ये वाली कोशिका, सिर्फ खुद ही एक स्वतंत्र अस्तित्व है इसका। तब इसको क्या कहेंगे अपन कि यार ये ऑर्गेनिज्म की तरह ये लाइफ जी रही है ये वाली कोशिका। दूसरा, ये फंडामेंटली फंक्शन करती है, फंडामेंटल फंक्शंस, जो भी इसके फंडामेंटल फंक्शंस हैं वो ये क्या करती है, कैरी करती है। जितने भी आधारभूत कार्य हैं, आधारभूत कार्य जो हैं उनको ये करती है, तो अपन इसको बोलते हैं कि वास्तव में ये एक कोशिका को अपन एक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जीव जिसकी एक लाइफ होती है, लाइफ होती है। इसका मतलब इसके लिए इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए और वो फंडामेंटल फंक्शंस करनी चाहिए। अब देखो ये कुछ एनसीईआरटी अपनी बात करती है, जो पहली बात करती है वो बात करती है एंटन वॉन लीवेनहॉक। कौन है भैया ये शख्स, कौन है? एंटन वॉन लीवेनहॉक। ये सबसे पहले जो सेल को देखने वाला जो था वो कौन था? एंटन वॉन लीवेनहॉक। तो ये एक बार हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, एंटन वॉन लीवेनहॉक सबसे पहले कोशिका को देखा, जो सबसे पहले कोशिका को जो देखा था वो किसने देखा था भैया? एंटन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। बाद में एक और नाम अपनी एनसीईआरटी बात करती है, रॉबर्ट ब्राउन की। ये रॉबर्ट ब्राउन ने किसको देखा था भैया? ये तो सेल को देखने वाला था, ये फर्स्ट इसने न्यूक्लियस को देखा था। अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है केंद्रक, जो कोशिका की सारी क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए देखो एक सेल थ्योरी दी गई है, कोशिका सिद्धांत दिया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाली सेल बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। अब वो देखो क्या चीज है, कोशिका सिद्धांत जो दिया वो स्लाइडेन ने दिया था और उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने उसमें मॉडिफाई किया था। देखो क्या है इस सिद्धांत, तो देखो मैं पढ़ा रहा हूं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की क्या चीज है? कोशिका सिद्धांत देखो यहां मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके समझाता हूं, एनसीईआरटी जो भी बात करती है। देखो पहली बात चल रही है जर्मनी की, दूसरी बात चलेगी ब्रिटेन की, और देखो जर्मनी की जो बात है ये चलेगी 1838 1838 और ब्रिटेन की बात जो चलेगी वो 1839। मतलब जो भी काम कर रहे थे यहां एक जर्मनी में जो बातें हैं वो चलेंगी और ये ब्रिटेन की बातें हो गई। तो देखो 1838 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्लाइडेन। ये बोटनिस्ट था। बोटनिस्ट मतलब जो वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान से संबंधित था, ये वनस्पति वैज्ञानिक था। इसने क्या किया
अपनी सारी स्टडी करी और स्टडी करके क्या बताया कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल को थोड़ा सा मैं चौकोर बना देता हूँ, बाद में आपको समझ में आएगा। ये प्लांट सेल, इसने बॉटनी मतलब काम किस पे करेगा, प्लांट्स पे, पादपों पे, वनस्पति विज्ञान है, पादप पे काम करेगा, प्लांट्स पे काम करेगा। तो प्लांट्स पे उसने क्या बताया कि ये जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, ये सारी एक साथ जुड़कर टिश्यूज का निर्माण करती हैं, उत्तकों का निर्माण करती हैं। ये भी आपको बताएंगे कि जो भी सेल होती है, कोशिका जो होती है मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक से अपने अंग बनते हैं, अंग से अपना सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है, ये भी बताएंगे आपको। पादप कोशिका, फिर ये पादप उत्तक बनता है। तो इसने जो अपनी स्टडी करके क्या बताया कि पादपों में पादप कोशिकाएं होती हैं, वो सारी मिलकर क्या बनाती हैं, पादप उत्तक बनाती हैं। ये हो गई जर्मनी की 1838 की बात। एक साइंटिस्ट और था जो स्वान जिसका नाम है और ब्रिटेन में था, ये स्वान जिसका नाम है और ब्रिटेन में था, और ये बॉटनिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट मतलब जंतु वैज्ञानिक, जंतु शास्त्र का जो वैज्ञानिक होता है जूलॉजी, मतलब ये काम किस पे करेगा भैया, ये किस पे काम करेगा, जंतु। तो देखो स्वान जो है उसने 2 स्टडी करी। देखो इसकी स्टडी को मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ, उससे कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे जब आप पढ़ोगे। इसकी स्टडी फर्स्ट और दूसरी ले लेता हूं मैं स्टडी सेकंड। स्टडी फर्स्ट इसने जो करी वो जंतुओं पर करी, जंतु वैज्ञानिक था ना, तो जंतुओं पर करी। और सेकंड स्टडी जो करी इसने पादपों पर करी, प्लांट्स पर करी। तो पहली स्टडी इसने क्या बताया कि जो एक सेल होती है, सेल के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसको इसने बोला था कि कवरिंग होती है, आज अपन उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली। और इसने पादपों पे काम करके क्या बताया, पादपों पे काम करके ये बताया कि प्लांट वाली जो सेल होती है इसके चारों तरफ एक और बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं अपन सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति। तो देखो ये यहां से इस वाली स्लाइड से ये समझो, जर्मनी में 1838 में स्लाइडेन था, बॉटनिस्ट था, पादप पे काम करके क्या बताया कि पादप कोशिकाएं होती हैं, वो मिलके पादप उत्तक बनाती हैं, प्लांट टिश्यू बनाती हैं। इसका भी इंग्लिश ध्यान रख लो, प्लांट टिश्यू बनाती हैं। और ब्रिटेन में 1839 मतलब लगभग इसी टाइम में स्वान जो था जूलॉजिस्ट था, उसने जंतुओं पे, जूलॉजिस्ट था तो जंतु पे काम करेगा, लेकिन इसने 2 टाइप की स्टडी की। स्टडी फर्स्ट वो जंतु पे करी, उसने बोला कि जो कोशिका होती है, जंतु कोशिका होती है, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेकंड स्टडी इसने इसके पादपों पे करी, उसने बोला कि सेल वॉल प्लांट्स में होती है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब इस सारे को मिलके देखो, इस सारे को स्वान। अब देखो मैं सिर्फ इन 2 का नाम ले लेता हूं, इधर मैं लिख लेता हूं, ये मैं लिख लेता हूं कि इधर कौन है अपना स्लाइडेन और इधर कौन है, स्वान। अब इस सारी कहानी को, उसी को आप लोग जब इसको नोट करो तो चीजों को उसी टाइप से, इसने 2 स्टडी करी थी,
अब स्वान ने क्या किया, एक संकल्पना दी, हाइपोथेसिस दे दी, एक संकल्पना दे दी। संकल्पना दे दी कि सभी जो प्लांट होते हैं सारे कोशिका से मिलके बने होते हैं, सारे जीव कोशिका के मिलके बने होते हैं, उनके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है वो जीवद्रव्य झिल्ली आज अपन जिसको कहते हैं, ये हाइपोथेसिस। लेकिन स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर फिर दिया सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी किसने दी भैया, कोशिका सिद्धांत दोनों ने मिलकर दिया। दोनों ने मिलकर क्या दिया भैया, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दी। और ये वाली जो सेल थ्योरी है, ये वाली थोड़ी सी क्या थी, ये कुछ चीजें बता नहीं सकी। अब इन्होंने बता तो दिया कि जो पादप और जंतु जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए, ये इस चीज को नहीं बता पाए कि वो कोशिका कहां से आई, वो कोशिका कहां से आई। तो ये वाली चीज बताने के लिए भैया एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। ये आया लगभग 1855 में। इसने वास्तव में मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी, मतलब उसमें अपना चेंजेस कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। तो सवाल यहां से ये भी बनता है कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने करा, रुडोल्फ विर्चोव ने। तो इनकी जो बातें थी दोनों ने मिलकर जो बताई थी, उसमें सिर्फ इसको रुडोल्फ विर्चोव को क्या जोड़ना था, इसको ये तो जोड़ना था कि भैया वो सेल आई कहां से। तो वो जो सेल आई उसके लिए इसने एक सिद्धांत दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब होता है कि नई सेल हमेशा पुरानी सेल से ही बनती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब होता है कि नई सेल जो होती है वो पुरानी सेल से ही बनती है। तो देखो अब अपन ये आज की जो सेल थ्योरी है वो क्या है भैया, आज की सेल थ्योरी का देखते हैं कि आज की सेल थ्योरी क्या है। आज की जो सेल थ्योरी है वो ये है, आज का जो कोशिका सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि सारे जीव, सारे ऑर्गेनिज्म ये कोशिकाओं या कोशिकाओं के उत्पादन से बने होते हैं। सारे जीव कोशिका एवं कोशिकीय उत्पादों से बनकर बने होते हैं। कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। अब देखो दूसरी चीज जो मॉडिफाई है, ये वाली बात तो वही बता गए थे, दोनों मिलकर बता गए थे। जो मॉडिफाई जो किया था रुडोल्फ विर्चोव ने, ये किया था कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। इसका मतलब आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है। इसका मतलब सेल थ्योरी क्या हुई, सारे जीव कोशिका और कोशिका उत्पादन से मिलकर बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर फॉर्म्ड बाय सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। और दूसरा वाला जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला था वो क्या बोलता है कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये अपनी सेल थ्योरी होगी। अब आगे के लेक्चर में अपन देखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। थैंक यू।